सुप्रभात साथियों। हम प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा में जो शिक्षण अभिरुचि आप लोगों के लिए है उस पर बात कर रहे थे। साथियों, हमने कहा कि शिक्षण अभिरुचि में जो कुछ आयोग दिए गए हैं उन आयोगों पर हम चर्चा करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने की थी राधा कृष्ण आयोग पर चर्चा। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे साथियों। कल हमने राधा कृष्ण आयोग के गठन, उसके सदस्य, उसके उद्देश्य, इन सब पर चर्चाएं की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर एक बार मैं आपके सामने थोड़ा समरी रख देता हूं। साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला अगर कोई शिक्षा आयोग है तो वो है विश्वविद्यालय आयोग, जिसको राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है। साथियों, इसमें क्या है, इसका गठन होता है 4 नवंबर 1948 को, और साथियों ये सरकार को अपनी रिपोर्ट जो देती है वो देती है 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। हमने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्या होता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स डब। ये क्या करते हैं दोस्तों कि इस आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग लंबी बातचीत, दस्तावेज तैयार करके 747 पेज का पृष्ठ दस्तावेज, विस्तृत दस्तावेज तैयार करके 15 अध्यायों में विभाजित करके सरकार के सामने क्या करता है, आपका पेश करता है। तो साथियों, इसमें क्या है कि इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। बाकी में इससे आगे आपने कल के वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया है। ये जो कहता है, ये कहता है कि जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, उसको आपका समवर्ती सूची में रखने का इनका सुझाव होता है। आपने देखा होगा कि जो उच्च शिक्षा है उसको समवर्ती सूची, मैंने कल भी बताया था 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का इनका महत्वपूर्ण सुझाव था। दूसरा, इन्होंने कहा था साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, कमेटी की जगह पर क्या किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कमीशन बनाया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव इनका था। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने क्या किए हैं कि उच्च शिक्षा के कुछ क्या थे कि संगठन के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा इन्होंने जो है साथियों 3 वर्ष का स्नातक की बात की थी, और उसके बाद 2 वर्ष का प्रास्नातक अर्थात आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की बात इन्होंने की थी। और ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल, ठीक है, रूरल यूनिवर्सिटी की इन्होंने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण इनके जो थे सुझाव थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, ये वीडियो दूसरा पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले पार्ट का अवलोकन करेंगे। तो साथियों, हम आज दूसरे पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने की थी विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन एवं संरचना, यहां तक हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं उच्च शिक्षा के उद्देश्य। विश्वविद्यालय आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या उच्च शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कहा इन्होंने, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों का, उच्च शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, वो पहला उद्देश्य होगा कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से, जो आपका मानसिक, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हो लेकिन मानसिक दृष्टि से भी क्या होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। ऐसे लोगों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे उनमें इन गुणों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। दूसरा कहता है, व्यक्तियों के आनुवंशिक गुणों को ज्ञात कर उनका विकास करना। देखो, व्यक्तियों के आनुवंशिक गुण, देखो साथियों, कुछ व्यक्तियों में क्या होते हैं कि कुछ चीजें जेनेटिव होती है। आपने देखा होगा, कोई गाता बढ़िया है, कोई बोलता बढ़िया है, कोई लिखता बढ़िया है। तो हम ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति का नेचुरल टैलेंट जो है हम उसका क्या करेंगे, विकास करेंगे। ये दूसरी बात कही थी आपका राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ने। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर लिखने में उसका प्राकृतिक टैलेंट है, उसका नेचुरल टैलेंट जो है वो लिखना है, और आप उससे जबरदस्ती गाना
गाने के लिए कह रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस आयोग का दूसरा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि बच्चों के अंदर जो आनुवंशिक गुण हैं उन गुणों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। दूसरी रिकमेंडेशन उद्देश्य यह होता। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व करें। आपने देखा दोस्तों, तीसरा जो उद्देश्य है इनका, इन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे जो राजनीतिक, प्रशासक, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य के क्षेत्र में आपका जो उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है उसके व्यक्तित्व में हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे या ऐसा तत्वों का उसके व्यक्तित्व में ऐसे तत्वों को डालने का प्रयास करेंगे जो राजनीति में या प्रशासन में, राजनीति में आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता राजनीतिक में, प्रशासन में, व्यवसाय में, उद्योग में, वाणिज्य में, इन सभी क्षेत्रों में क्या कर सके, आपका नेतृत्व कर सके। नेतृत्व अर्थात आपका कि जो जैसे राजनीति में एक सही दिशा दे सके, प्रशासक के रूप में भी एक अच्छा प्रशासक जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, आपका उद्योग, ऐसे तत्वों का हम क्या करेंगे, छात्रों के अंदर विकास करेंगे जिससे वो क्या करें, आपका नेतृत्व क्षमता उनकी विकास हो। तीसरा, चौथा क्या कह रहा है, ऐसे नवयुवकों का निर्माण करेंगे जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और उसमें योगदान दें। देखो कितनी अच्छी बात कही है। उच्च शिक्षा जो विश्वविद्यालय आयोग है उसने क्या किया कि उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके पॉइंटों में जो चौथा पॉइंट कितना बेहतरीन पॉइंट डाला है कि हम ऐसे नवयुवकों का निर्माण करेंगे जो अपनी संस्कृति का क्या करेंगे, आपका संरक्षण करेंगे। मतलब जो हमारी प्राचीन चीज से जो हमारे पास हमारे पूर्वजों ने पूछाई है उसका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ऐसे हम जो उच्च शिक्षा देंगे उन बच्चों के अंदर ऐसे तत्वों का निर्माण करेंगे जो क्या करेंगे, अपनी संस्कृति का संवर्धन। संवर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना और संरक्षण का अर्थ है कि उसको संजोए रखना। तो इस प्रकार के तत्वों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तीसरा, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। अगला उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो छात्र हैं उनके चरित्र निर्माण करना, उनमें क्या होना, मतलब चरित्र का अर्थ है उनके चरित्र महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा साथियों, किसी भी व्यक्ति का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो चरित्र निर्माण करना उच्च शिक्षा का इसमें क्या किया गया, उद्देश्य निर्धारित किए गए। अगला है आपका, इसमें छठवां पॉइंट उन्होंने किया, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, संरक्षण एवं संवर्धन करना। बच्चे के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके अंदर क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों, वो प्रजातंत्र के मूल्यों को समझ सके। समानता, स्वतंत्रता, समानता का अर्थ है वो समानता, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग को क्या है कि समानता के अवसर मिल सके, इस भावना को वो समझे। स्वतंत्रता, आपने देखेगा फ्रीडम, मतलब आप अपनी बात को रखने के, आपने देखा भारत के संविधान में भी आपको क्या किए गए हैं कि आपको अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जहां पर क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। तीसरा कह रहा है भ्रातृत्व, हमारे अंदर भाईचारा कैसा बढ़े। न्याय, संरक्षण का संवर्धन, और जो न्याय है, जस्टिस, आपने देखा होगा कि जस्टिस अर्थात न्याय किसके, कौन सही है, सही के साथ खड़ा होना, कौन गलत है, गलत के साथ खड़ा होना। तो विद्यार्थियों के विद्यार्थियों उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों के अंदर क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या करना, विकास करना। तो साथियों ये आपका उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगला सातवां जो है, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना। देखो विद्यार्थियों के अंदर क्या है साथियों, अगला इसका उद्देश्य रखा गया कि विद्यार्थियों के अंदर क्या है कि आपका अनुशासन और राष्ट्रीयता, उसके अंदर क्या है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसके वो क्या है, एक अनुशासित जीवन जी सके। यह उद्देश्य भी क्या किया गया, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में रखा गया। अगला आठवां पॉइंट, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। आपका विद्यार्थियों के अंदर विश्व बंधुत्व, मतलब विश्व बंधुत्व, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में समझे, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, मतलब आप भी देखिए सद्भावना मतलब किस प्रकार से विश्व के सभी प्राणियों में
समान भाव हो, ठीक है, सभी लोग प्रगति करें, इस प्रकार की भावना का विकास करना भी क्या था कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे। अगला, विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास करना, और इसमें क्या था कि विद्यार्थियों के अंदर क्या था कि आध्यात्मिक विकास करना भी उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे। तो राधा कृष्ण आयोग ने साथियों ये उद्देश्य निर्धारित किए थे कि उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए उच्च शिक्षा क्यों दे रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, तो इस पे आपको उन्होंने बताया था। इन उद्देश्यों को आप एक बार फिर सुनिएगा, नोट कीजिएगा, तब आपके समझ में आएगा। अगला देखो, अब बहुत अच्छी यहाँ पे एक अच्छा है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। साथियों देखो, उच्च शिक्षा जो हम उच्च शिक्षा दे रहे हैं, आपका जैसे बीए स्नातक है, एमए है, प्रास्नातक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा? तो देखिएगा, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए, जिसमें इंटरमीडिएट 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए। क्या कह रहा है कि स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वह 3 वर्ष का हो, ठीक है, और स्नातक बीए आपका, उसमें बीए बीएससी, उसमें किसको एडमिशन दिया जाए? जिसने 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष अर्थात 12वीं मतलब 12वीं पास किया, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसको क्या किया जाए कि ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए कि जिस बच्चे ने 12वीं उत्तीर्ण की है, 12 वर्ष की शिक्षा ली है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसको स्नातक या बीए बीएससी बीकॉम में क्या किया जाए, आपका एडमिशन दिया जाए। अगला, स्नातक स्तर पर सभी वर्गों में कला, विज्ञान और व्यवसायिक का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए, उसमें छात्रों को अपनी रुचि आवश्यकता अनुसार विषयों का चयन करने की छूट दी जाए। स्नातक स्तर पर कला, आर्ट्स, विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, जो आपका कॉमर्स पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाए। 3 फैकल्टीज उन्होंने कहा कि आपका क्या है, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, ये 3 वर्ग, 3 फैकल्टी बनाई जाए। इसके बाद क्या है कि जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, आपने देखा मेरा अगर कला के विषयों में इंटरेस्ट है, साहित्य के प्रति इंटरेस्ट है, तो मुझे साहित्य लेने की छूट दी जाए। किसी व्यक्ति का साइंस के प्रति इंटरेस्ट है तो साइंस लेने की छूट दी जाए। किसी व्यक्ति के अगर वाणिज्य का प्रति इंटरेस्ट है तो उसे वाणिज्य लेने की छूट दी जाए। ऐसा नहीं कि वो आप जबरदस्ती उसको क्या करेंगे, कोई व्यक्ति अगर हिंदी पढ़ना चाहता है, आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, या कोई व्यक्ति अगर साइंस विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उसको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को यह अधिकार, यह छूट होनी चाहिए कि वो अपने रुचि के अनुसार क्या कर सके, सब्जेक्टों का चयन कर सके। साथियों, आजकल बहुत बड़ा समाज में ये चीज़ है कि माता पिता बच्चे की रुचियों को नहीं देखते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है। जबरदस्ती उसको विज्ञान दिलाया जाता है, जबरदस्ती उसको मैथ्स दिलाया जाता है, लेकिन बच्चे बाई चांस साहित्य में ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो इसलिए बच्चों की रुचि के अनुसार यही उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी निर्धारित किया गया कि 3, आपने देखा क्या कहा है कि कला, विज्ञान, वाणिज्य की जो 3 चलाया जाए, उसके अनुसार उसके बाद क्या है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार, उनका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट में क्या किया जाए, उनको अपने सब्जेक्ट चुनने की क्या की जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो उच्च शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें इस प्रकार का प्रावधान राधा कृष्णन आयोग ने किया था, जिसका गठन मैंने कहा कब किया गया, 4 नवंबर 1948 को, और जिसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जो सबमिट की वो की 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगला, स्नातक स्तर पर सभी वर्ग कला, विज्ञान और व्यावसायिक, सामान्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। कला, विज्ञान और वाणिज्य की जो स्नातक स्तर की शिक्षा होगी उसमें क्या किया जाए, सामान्य शिक्षा मतलब सामान्य ज्ञान और धार्मिक शिक्षा, उसमें धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया जाए। कि धार्मिक शिक्षा मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर इस प्रकार की शिक्षा है जिससे बच्चों में मतलब अच्छे गुणों का विकास हो, इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा को भी राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि इसको भी क्या किया जाए, आपका अनिवार्य किया जाए। अगला कहते हैं, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। जो स्नातक, आपने देखा स्नातक ये कह रहे हैं कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, और दूसरा क्या है कि राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये दोनों शिक्षा अनिवार्य मतलब अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।
कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि ये रिकमेंडेशन दिए कि जो आपका स्नातक स्तर पर है वो अंग्रेजी और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा देना क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। अगला स्नातकोत्तर मतलब आपका प्रास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम। स्नातक कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का, ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 1 वर्ष का। इन कक्षाओं में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातक या एमएससी कह रहा है कि इनमें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, 2 वर्ष का होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका क्या होगा, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये होगा 2 वर्ष का। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि इसमें आपका जो प्रवेश दिया जाएगा उस पे जो मानेगा, कोई एमए हिंदी में प्रवेश लेना चाहता है तो पूरे भारत की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उन यूनिवर्सिटियों का पहले एमए हिंदी वालों का एंट्रेंस होगा। उसके बाद क्या होगा कि उन छात्रों को उन यूनिवर्सिटी में क्या किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके बाद अपने विश्वविद्यालय में जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर उन अभ्यर्थियों को क्या देगा, आपका प्रवेश देगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। लेकिन जो ऑनर्स मानेगा, किसी ने आपने देखा किसने केमिस्ट्री विषय से ऑनर्स किया, बीए किया है, तो उसके लिए प्रास्नातक कोर्स की ये बात कर रहे हैं, वो कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि मेरिट बेस पे आपका एमए में मेरिट बेस पे आपका वहां प्रवेश हो रहा है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि इंट्रेंस परीक्षा का क्या किया जाना चाहिए, आपका प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की ये बात कर रहे हैं। अगला कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में किसी विषय का गहन अध्ययन कराया जाए, यथा विषय शोध प्रवृत्तियों एवं ज्ञान प्रशिक्षण अनिवार्य है। मानेगा पोस्ट ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, उस विषय की सोच और समझ छात्रों के अंदर विकसित की जाए। वो छात्र उस विषय की प्रकृति को समझ सके और उस छात्र को वहां से शोध की पद्धतियों की ओर, मतलब शोध के, जैसे कोई छात्र है उसको आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं एमए में, या साइंस में किसी सब्जेक्ट का है, उसको उस छात्र के अंदर क्या करना है, वहां से हमने शोध रिसर्च वाले गुण भी डेवलपमेंट करना है, ताकि वो प्रास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन करने, एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद, एमकॉम करने के बाद शोध भी कर सके। तो ये एक रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी थी। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से हो, भारत के पहले शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ने पाठ्यक्रम को लेकर उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपका पाठ्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया था। अब देखिएगा अगला इन्होंने हेडिंग की थी उच्च शिक्षा का माध्यम। जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम क्या होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो उच्च शिक्षा माध्यम अर्थात बीए, एमए, बीकॉम, उसमें जो पढ़ाया जाना चाहिए वो आपका किस लैंग्वेज में पढ़ाया, माध्यम अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, किस में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या रिकमेंडेशन है, देखो, उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास अभी से शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम वहां की स्वीकृत प्रदेशीय भाषा होनी चाहिए। मतलब जैसे स्वीकृत प्रादेशिक भाषाएं, मतलब जैसे कहीं आपका भोजपुरी है, यूनिवर्सिटी है बिहार में, भोजपुर यूनिवर्सिटी माने कहीं भी है, वहां पर क्या होगा कि वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी। लेकिन उसी समय नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। आपने देखा कोई भी चीज, आपने देखा होगा कोई भी चीज आदमी अपनी मदर लैंग्वेज में बहुत जल्दी समझता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो है वो माध्यम आपका स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का दर्जा नहीं, मतलब आपका संविधान की 22वीं जो अनुसूची, जो 22 भाषाएं को मान्यता दी है, राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन जो 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जो जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र की उस भाषा में क्या किया जाना चाहिए, आपका उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन इन्होंने यहाँ पे दी थी। अगला, कला वर्ग के कुछ विषयों की शिक्षा इन भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिसकी व्यवस्था तुरंत की जाए। देखिए
साइंस में तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कला वर्ग, जैसे कला वर्ग में कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाने की व्यवस्था क्या की जाए, तुरंत की जाए, ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी थी। अगला, विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्गों के विषयों के सभी शिक्षा संघीय भाषाओं के माध्यम से संभव नहीं है, इसीलिए उनकी शिक्षा अभी अंग्रेजी माध्यम से ही दी जाए। देखो, कुछ विषय ऐसे हैं जैसे विज्ञान है, जैसे वाणिज्य है, तो उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी शिक्षा अभी क्या है, संघीय भाषा मतलब जैसे हिंदी है, जैसे एमएससी में आपने देखा होगा अधिकांश जो पाठ्यक्रम एमएससी में जो पाठ्यक्रम चलता सब्जेक्ट वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने भी दी, क्या है कि अभी उन विषयों को क्या है कि आपका हिंदी में नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी पढ़ाए जाने की। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि संघीय भाषाओं क्या कह रहे हैं कि विज्ञान और वाणिज्य एवं तकनीकी वर्गों के विषयों की शिक्षा अभी संघीय भाषाओं के माध्यम से संभव नहीं है। अभी उनको जो हमारे संघ की भाषा है उसके माध्यम से संभव नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में क्या होगा कि हम उसे हिंदी के माध्यम से पढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये रिकमेंडेशन इन्होंने क्या की, उच्च शिक्षा के माध्यम किस माध्यम में दी जानी चाहिए इसके बारे में दी। अगला, संघीय भाषाओं में प्रभाषित शब्दकोश बनाने का कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जिससे निकट भविष्य में कला, विज्ञान, व्यवसाय सभी वर्गों के विषयों के लिए संघीय भाषाओं के माध्यम से क्या करा है, संघीय भाषाओं में प्रभाषित शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। संघीय भाषाओं में आपने देखा हिंदी की कई सारी आपने देखा शब्द, कई सारे अर्थ होते हैं, उसके लिए एक शब्द के डिक्शनरी बनाई जाए, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, और ये कार्य इसलिए किया जाए ताकि निकट भविष्य में हम क्या कर सके कि कला हो गया, विज्ञान हो गया और वाणिज्य, इनकी शिक्षा क्या कर सके, संघीय भाषा में अर्थात हिंदी में दे सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि संघीय भाषाओं की क्या की जाए, आपका डिक्शनरी तैयार की जाए। अगला रिकमेंडेशन है अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया जाए। देखो, अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक मतलब जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनको क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। मतलब उनको अपने पाठ्यक्रम में अधिकांश शब्दों को जो आपका मान्य है उन शब्दों को क्या किया जाए, आपका रखा जाए। अगला कहता है सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए। भारत में संघीय भाषा, संघ का अर्थ है देश, ठीक है, और सभी संघीय भाषाओं को क्या किया जाए, आपका विकास किया जाए। अगला, सभी संघीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाए। इसके लिए देवनागरी लिपि में अवश्य देखो, सभी संघीय भाषाओं को किस में लिखा जाए, देवनागरी लिपि में लिखा जाए। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, तो कह रहे हैं कि सभी संघीय भाषाओं को किस में, देवनागरी लिपि में लिखा जाए, और इसके लिए क्या किया जाए, आपका प्रयास किया जाए। तो दोस्त साथियों, ये क्या था, ये रिकमेंडेशन है उन्होंने जो दी थी, ये रिकमेंडेशन दी थी उच्च शिक्षा के माध्यम को लेकर कि जो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो आपका किस प्रकार के माध्यम से पढ़ाया जाना है, ये इस विषय में इन्होंने आपका रिकमेंडेशन दी थी। अगला महत्वपूर्ण, उच्च शिक्षा में जो शिक्षण स्तर है, जो उच्च शिक्षा में जो शिक्षण स्तर है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षण स्तर है वो किस प्रकार से होना चाहिए। देखो, विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध महाविद्यालयों की दशा में सुधार किया जाए, उसमें आपका प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों आदि की व्यवस्था की जाए। जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, हमने कल भी कहा था कि विश्वविद्यालय होता है, जैसे आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, और उससे संबंध जो विद्यालय है उनमें क्या किया जाए, जिन कॉलेज में प्रयोगशालाएं होगी, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, और आपका क्या है, वाचनालय हो गया, ठीक है, पुस्तकालय, वाचनालय मतलब वाचनालय के जहाँ बच्चे आपका बैठकर पढ़ सके, पुस्तकालय जहाँ बहुत आपको किसी सब्जेक्ट की पुस्तक चाहिए वहाँ आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए आपका महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों। अगला, विश्वविद्यालयों एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास और निम्नतम आयु 18 वर्ष, जब तक छात्र के मस्तिष्क उच्च शिक्षा ग्रहण करने योग्य न हो। क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय
और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में जो बच्चा प्रवेश लेगा उसके लिए क्या है कि कम से कम उसको क्या है इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी। क्लियर, ये तो पहले ही है। बीए में वही प्रवेश लेगा, बीएससी में वही प्रवेश लेगा या बीकॉम में वही प्रवेश लेगा जो इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने एक दूसरी शर्त रख दी है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपका बीए बीएससी बीकॉम में प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि उसका मानसिक स्तर उतना डेवलपमेंट नहीं होता है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसलिए क्या है कि 18 वर्ष की आयु जिसकी पार हो चुकी है उस बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश दिया जाना चाहिए। कितनी अच्छी रिकमेंडेशन इन्होंने दी, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने क्या किया कि उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर सुधारने के लिए। अगला, स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास छात्रों में केवल योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाए। ये कह रहे हैं कि स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास जो केवल योग्य हो, मतलब जो योग्यता रखता हो, जिनके अंदर योग्यता है कि वो स्नातक परीक्षा ले सकते हैं, उन्हीं बच्चों को क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए। ये है उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर में। ये रिकमेंडेशन विश्वविद्यालय आयोग ने दी थी। अगला, स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर जो स्नातक हमने कहा कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर जो प्रवेश होना है वो अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए। मतलब पूरे भारत देश का, जिसने एमए में एडमिशन, पूरे भारत देश, जैसे एमए हिंदी हो रहा है, एमए हिंदी में पूरे भारत देश की एंट्रेंस परीक्षा कराई जाए। एमएससी फिजिक्स होना है, पूरे भारत देश की एमएससी फिजिक्स की एंट्रेंस परीक्षा की जाए। उसके बाद क्या किया जाए, छात्रों को आपका प्रास्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाए। ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखिएगा कि शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिकतम 3000 और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में आपका 1500। देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षण विश्वविद्यालय, जिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कार्य होना है, उन विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000। मैं कोई विश्वविद्यालय उसका कैंपस है, जैसे श्रीदेव सुमन है, वहां पर जो है कि आपका उसके 3 कैंपस है और उन 3 कैंपसों में 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय मतलब जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय है या उसके जो अन्य महाविद्यालय हैं, उनमें अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। पूछा जाएगा कि आपको कि विश्वविद्यालय आयोग ने जो विश्वविद्यालय में छात्र संख्या कितनी निर्धारित की थी, तो कितनी की थी, 3000। उससे संबद्ध आपका महाविद्यालय में छात्र संख्या अधिकतम कितने निर्धारित की थी, तो 1500। ध्यान रखिएगा। अगला, शिक्षण विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र दिवसों के अतिरिक्त कम से कम शिक्षण सत्र, देखो शिक्षण, अब ये मैं डायरेक्ट इस पॉइंट को ऐसे समझा, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जो विश्वविद्यालय हैं या संबद्ध उससे संबद्ध महाविद्यालय, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को पढ़ ही लेता हूं, ठीक है। देखिएगा क्या है, शिक्षण विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त कम से कम 150 कार्य दिवसों। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है, जो विश्वविद्यालय और जो उससे संबद्ध महाविद्यालय हैं, वहां पर शिक्षण कार्य दिवस मतलब जो पढ़ाई होनी है उसमें क्या है कि उसको छोड़ दिया परीक्षा के टाइम को। 180 घंटे, 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। 180 दिन वहां पर बच्चों की क्या होनी चाहिए, आपका क्लासें लगनी चाहिए। ये विश्वविद्यालय आयोग की क्या थी, रिकमेंडेशन थी कि जो विश्वविद्यालय है या उससे संबद्ध महाविद्यालय हैं, उन विद्यालयों में आपका परीक्षा सत्र दिवसों के अतिरिक्त, परीक्षा सत्र के दिवसों को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त जो पढ़ाई का कार्य होना चाहिए वो 180 दिन वहां पर क्या है कि पढ़ाई से संबंधित कार्य होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कि मतलब विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में
जो शिक्षण कार्य के लिए दिन निर्धारित किए गए थे, ये पूछा जाता है तो कितने दिन थे? 180 दिन थे, जिसमें परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको छोड़कर। ठीक है। अगला कह रहा है स्नातक स्तर पर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब स्नातक स्तर पर जो छात्र हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उन छात्रों को किसी भी हाल में 75% आपका अटेंडेंस देना अनिवार्य है। अगला, स्नातक स्तर पर विचार गोष्ठियां आयोजन किया जाए, जिससे छात्र शिक्षकों के सीधे संपर्क में आकर अपनी समस्याएं हल कर सके। जो स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उसमें क्या किया जाए, या प्रास्नातक उसे कहते हैं, उसमें क्या किया जाए कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में, जैसे आपने देखा हिंदी में जैसे हिंदी दिवस के दिन क्या किया जाए, गोष्ठियां आयोजित की जाए, जिसमें छात्र व्याख्यान देंगे, फिर प्रोफेसर वहां पर व्याख्यान देंगे, फिर उस विषय के कुछ लेखक कवि वहां पर व्याख्यान देंगे। इससे क्या होगा, इससे छात्र और अध्यापक के बीच में क्या होगा, आपका सीधा संवाद होगा। और सीधे जब संवाद होगा, विचारों का आपसी तालमेल होगा, तो कई नई चीजें आपका क्या होगी, आएगी सामने। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट, जैसे आपका ज्योग्राफी भूगोल है, या आपका इतिहास है, प्रत्येक प्रास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कक्षाएं हैं उनके विभागों में इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, जिससे छात्र और शिक्षक एक दूसरे के आपका क्या है, संपर्क में आए और समस्याएं जान सकें, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो इस प्रकार का प्रास्नातक में इस प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाना अनिवार्य है। कितना अच्छा इन्होंने, जो विश्वविद्यालय आयोग है या राधाकृष्ण कमीशन है, उसने कितने अच्छा आपका रिकमेंडेशन दी थी। अगला देखिएगा, अगला जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन। अगला उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुशासन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रखा जाए। जो छात्र हैं उनको क्या किया जाए, दलगत राजनीति से अलग रखा जाए। ऐसा नहीं कि कैंपसों में राजनीतिक पार्टियों का जो छात्र संघ चुनाव हो उसमें स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप हो। छात्रों में राजनीतिक गुणों का, नेतृत्व क्षमता का विकास तो किया जाए, लेकिन उनको दलगति जो कैंपस हैं, विश्व महाविद्यालय, उन्हें राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा न बनाया जाए। केवल छात्रों को अपनी अंदर राजनीतिक गुणों के विकास करने के लिए राजनीति तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को लेकर आ रहे हैं, किसी पार्टियों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप अपने अंदर उन राजनीतिक गुणों का विकास करने के लिए कॉलेज में छात्र राजनीति का होना आवश्यक है। जब कॉलेजों में छात्र राजनीति नहीं होगी तो देश के आने वाले भविष्य में नेतृत्व क्षमता करने वाले, क्योंकि आपने देखा होगा जितने महाविद्यालयों में जो छात्र नेता हुए वो आज देश के अहम पदों पर, राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय अहम पदों पर हैं और जो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए कॉलेजों महाविद्यालयों में छात्र राजनीति का होना आवश्यक है, क्योंकि जो आपका राजनीति का बीजारोपण होता है वो यहीं से होता है। जब पढ़ा लिखा बच्चा राजनीति में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इसलिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में राजनीति का होना आवश्यक है, लेकिन वहाँ राजनीति क्या है, एक बेहतर तरीके माहौल करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा हो गया। छात्रों के बीच में आपसी बातचीत, बहस, तर्क वितर्क होने चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि छात्रों को दलगत राजनीति से क्या किया जाए, दूर रखा जाए। ये रिकमेंडेशन उन्होंने बहुत अच्छी दी थी उच्च शिक्षा में अनुशासन के संबंध में। दूसरा, छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना पैदा की जाए। आपका छात्रों में क्या है, छात्र जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके एक आत्मविश्वास होने, आत्मसम्मान होना चाहिए, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो इस प्रकार के गुणों का विकास भी क्या किया जाए, इसके अंदर किया जाए। अगला, छात्रों के लिए व्यवसाय, खेलकूद और आदि क्रियाकलापों में आपका क्या किया जाए, आयोजन किया जाए। आपने देखा होगा छात्र विद्या महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में होते भी हैं। छात्रों के लिए क्या होते हैं कि आपने जैसे वार्षिक खेल प्रतियोगिता होती है, वार्षिक, आपने देखा प्रत्येक विद्यालय विश्वविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ाएं होती हैं। ठीक है, वार्षिक क्या होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें। और वार्षिक क्या होता है कि आपने देखा, इससे क्या होता है कि छात्रों के सर्वांगीण गुणों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी।
कि जो आपका उच्च शिक्षा में, और इससे खेल से भी क्या होती है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अगला, छात्रों और शिक्षकों के बीच निकटतम संबंध हो। अब देखिएगा, छात्रों और शिक्षकों के बीच क्या हो, निकटतम संबंध हो। आपने देखा होगा कि कई क्या होता है कि कई जैसे इंटरमीडिएट तक या कई आज कॉलेजों में भी देखते हैं हम कि कई शिक्षक जो हैं वो छात्र शिक्षकों के बीच संवाद नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि छात्र और शिक्षकों के बीच क्या हो, संवाद हो, एक दूसरे की बातों को शेयर कर सकें। उन जो अगर कहीं पर किसी विचार को लेकर टकराव है तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हल किया जा सके। तो इस प्रकार का गुणों का क्या किए, विकास किया जाना चाहिए। अगला, छात्रों के माता पिता, राजनीतिक नेताओं, जनता और प्रेस का सहयोग लिया जाए। देखो, छात्रों में जो अनुशासनहीनता होती है, उस अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या किया जाए, छात्रों के माता पिता हो गया, ठीक है, राजनीतिक के नेताओं का कि मतलब उनका सहयोग लिया जाए, जनता का सहयोग लिया जाए, प्रेस का सहयोग लिया जाए, मतलब न्यूज़ का, कि किस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा छात्र अनुशासनहीनता कई बार क्या होता है कि मतलब जो ये भटका उम्र होती है, नशे में पड़ जाते हैं। तो न्यूज़ में क्या करते हैं कि इससे जनता के बीच में, जैसे आपने देखा होगा टीवी में धूम्रपान करने से कैंसर होता है, ठीक है। और राजनेता मतलब जैसे क्या है कि राजनेता के जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज के आसपास कोई इस प्रकार का कोई दुकान ना हो जिससे छात्रों के बीच में नशा इस प्रकार की भावना प्रबली, राजनेता उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए छात्रों के अंदर क्या है, और माता पिता खासकर क्या है कि किसी व्यक्ति को अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है उसके माता पिता। तो छात्रों के अंदर अनुशासन का विकास और अनुशासन बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों का क्या किया जाना चाहिए, साथ लिया जाना चाहिए। ये दिया था आपने किसने, कि विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन। अगला, अब उन्होंने कहा, अगला हेडिंग है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक। जो विश्वविद्यालय हैं और जो महाविद्यालय शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में, वो किस प्रकार नियुक्ति होंगी। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों शिक्षक की नियुक्ति करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उनकी शिक्षण योग्यता और नेतृत्व शक्ति को भी देखा जाए। देखिए, जो आपने देखा होगा, जो विश्वविद्यालय हैं या जो महाविद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षा आपने देखा जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी देखी या उच्च शिक्षा में आपने देखा, उनके लिए क्या होना चाहिए, नियुक्ति किस प्रकार से होती है। आपने देखो दोस्तों, जब आप प्रोफेसर बनेंगे, जब आप उच्च शिक्षा में मानेगा अध्यापक बनेंगे, तो वहाँ की वर्तमान समय में जो शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट या पीएचडी दोनों में से एक। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि कई राज्यों में अभी तक क्या हो रहा है, एंट्रेंस परीक्षा हो रही है, आपको रिटर्न निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है, तो उस बेस पे क्या होगा, आपका चयन होगा। और कई जगहों पे क्या हुआ है दोस्तों कि एपीआई बनता है, गुणांक बनता है हाई स्कूल से और पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका गुणांक बनता है। और गुणांक बनने के बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, ये प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए क्या किया जाए, ये तो क्राइटेरिया हुई हो, उसके अलावा उन्होंने कहा कि उन शिक्षकों में आपका क्या है, नेतृत्व शक्ति, उनके अंदर आपका नेतृत्व करने की योग्यता हो, शिक्षण योग्यता। बाई चांस किसी ने नेट निकाल दिया, पीएचडी कर दी, लेकिन वो 250-300 बच्चों की क्लास में घबरा जा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, तो ऐसी योग्यता ऐसे लोगों को लिए जो इस प्रकार के बच्चों को हैंडल कर सके और नेतृत्व, बच्चों को नेतृत्व कर सके, ऐसे शिक्षकों का क्या किया जाना चाहिए, आपका चयन किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षकों की पदोन्नति, जो शिक्षक हैं उनकी प्रमोशन, पदोन्नति किस प्रकार से हो। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति केवल ज्येष्ठता का आधार न। देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि विश्वविद्यालयों में पदोन्नति, आपने देखा होगा ये बहुत जबरदस्त, विश्वविद्यालयों में पदोन्नति के लिए कोई ज्येष्ठ, ऐसा नहीं कि मैं 5 साल पहले लग गया और कोई 2 साल बाद लगा, ऐसा नहीं कि 5 साल वाला ही पहले आगे प्रमोशन पाएगा। उन्होंने कहा कि मानिएगा कोई व्यक्ति 2 साल बाद लगा है और कोई व्यक्ति 5 साल पहले, लेकिन उस व्यक्ति ने 2 साल में इतनी मेहनत कर ली बच्चों पे, या इतने शोध पत्र, इतनी किताबें, बच्चों के रिजल्ट,
तो उस व्यक्ति को उसकी विद्वता देखकर आपका क्या किया जाना चाहिए, प्रमोशन दिया जाए, बजाय जो 5 साल पहले लग गया। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि उसमें ज्येष्ठता को ना देखा जाए, बल्कि उनके शोध कार्यों को लेकर, रिसर्च को लेकर, उनके सृजनात्मकता को लेकर, उनके बच्चों के रिजल्ट को लेकर उस व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए कि आपका प्रमोशन जल्दी दिया जाना चाहिए, बजाय वरिष्ठता क्रम के। बहुत अच्छी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी विश्वविद्यालय आयोग ने। अगला, नए वेतनमान को लागू करना। आयोग ने शिक्षकों के नए उच्चतम वेतनमान को लागू करने का सुझाव दिया, शीघ्र सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके वेतनमान क्या किए जाने चाहिए, आपका बढ़ा देना चाहिए। क्लियर। अगला, उच्च शिक्षा में जो शिक्षक हैं उनके लिए आपका कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कह रहा है, देखो, विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे का कार्यभार सौंपा जाए। एक शिक्षण सत्र में कितने दिन थे, 180 दिन थे। उसमें किसको छोड़ के, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। क्लियर। उच्च शिक्षा में प्रश्न आता है, उच्च शिक्षा में शिक्षण सत्र कितने दिनों का था, तो कितने दिनों का था, 180 दिनों का। उसमें किसको छोड़कर, आपका परीक्षा के दिनों को छोड़कर। अब यहां डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षक या उस विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक, उससे संबद्ध महाविद्यालयों में जो शिक्षक, उनको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, तो उनको 18 घंटे का कार्यभार सौंपा जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको दिन भर लगा रहे हैं, 18 घंटे का कार्यभार, अर्थात 18 घंटे का क्या है कि उनको क्या किया जाए, आपका पढ़ाने के लिए दिया जाए। तो प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न आता है कि आपका विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों को एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाने का कार्यभार सौंपा जाए, तो 18 घंटे का पढ़ाने का क्या किया जाए, आपका कार्यभार सौंपा जाए। अगला है शिक्षकों को आवास की सुविधा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, अब देखो, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको विश्वविद्यालय के आसपास ही क्या किया जाए, आवास की सुविधा दी जाए। ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय यहाँ है और जो विश्वविद्यालय का शिक्षक वो 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है। इसलिए जो विश्वविद्यालय शिक्षक हैं उनके लिए विश्वविद्यालयों के आसपास ही आवासीय भवनों का निर्माण किया जाए। ठीक है, ताकि वो जो आने जाने में समय उसका व्यर्थ ना हो, वो उस समय को क्या करे कि आपका विश्वविद्यालय के सृजनात्मक एक्टिविटियों में लगाए। अगला, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उन छात्रों के कल्याण के लिए क्या किया जाए। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र हैं या विद्यालय में पढ़ रहे छात्र हैं उनके कल्याण के लिए क्या किया जाए। देखिए रिकमेंडेशन, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, छात्रों के कल्याण के लिए एक क्या है कि छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो छात्रों के कल्याण के लिए क्या किएगी, आपका योजनाएं बनाएगी। एक बोर्ड की स्थापना किया जाए जिसका नाम क्या होगा कि जिसको कहा जाएगा एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है, और ये क्या करेगा, छात्रों के कल्याण के लिए क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा। दूसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र अधिष्ठता डीन ऑफ स्टूडेंट की नियुक्ति की जाए, जो एक छात्रों के लिए एक स्टूडेंट, देखो प्रत्येक विश्वविद्यालय में क्या किया जाए कि छात्र अधिष्ठता डीन ऑफ स्टूडेंट की नियुक्ति की जाए। और ये क्या होगा, एक छात्रों के लिए की जाएगी और एक किसके लिए की जाएगी, छात्राओं के लिए की जाएगी, जो उनकी समस्याओं को सुनेगा। एक ही नहीं किया जाएगा, डीन ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो होगा 2, एक छात्राओं के लिए और एक छात्राओं के लिए, जो दोनों की समस्याओं को अलग अलग सुनेगा। ये इन्होंने छात्रों के कल्याण के लिए ये बात कही। तीसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में क्या किया जाए कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाए। ठीक हो, जो बच्चों, प्रत्येक विश्वविद्यालय में क्या किया जाएगा कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाएगी,
जिससे क्या होगा कि ये छात्रों के बीच में उनकी खेलकूद, स्वास्थ्य संबंधित और तमाम चीज़ों के लिए क्या होगा, आपका उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा छात्रों कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, कि मैंने कहा कि क्या किया जाएगा छात्रों के कल्याण के लिए, क्या क्या, तो छात्रों के कल्याण के लिए सबसे पहले क्या होगा कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का गठन किया जाएगा। दूसरा क्या किया जाएगा, दूसरा क्या क्या, डीन ऑफ स्टूडेंट, एक छात्राओं के लिए अलग होगा और एक छात्राओं के लिए अलग होगा जो उनकी समस्याओं को अलग अलग सुनेगा। फिर उसके बाद छात्रों के अंदर क्या किया जाएगा, उनके शारीरिक गुणों के विकास करने के लिए एक क्या किया जाएगा कि एक और डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाएगी, जो छात्रों के अंदर क्या करेगा कि उनके शारीरिक संबंधित गुणों की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। किस प्रकार से उन्होंने ये छात्रों के लिए कल्याण के लिए कही। अगला, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था की जाए, छात्र छात्रों को इसकी ओर आपका आकर्षित किया जाए। आपने देखा होगा साथियों, कई साथियों के रहे भी होंगे अपने कॉलेज टाइम में एनसीसी को शुरू करने का जो सुझाव था वो किसका था, वो था विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग। उन्होंने कहा कि क्या है कि क्या रिकमेंडेशन दी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में किसकी व्यवस्था की जाए, एनसीसी की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए क्या है, छात्र छात्राओं को क्या किया जाए, आपका आकर्षित किया जाए कि उनको आपका क्या है कि छात्र छात्राओं को एनसीसी रखने के लिए क्या किया जाए, आपका आकर्षित किया जाए। अगला रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जाए, छात्र छात्राओं को सामूहिक कार्यों द्वारा स्वशासन की दिशा दी जाए और छात्र संघों को राजनीति से दूर किया जाए। कितना अच्छा है। उन्होंने कहा कि छात्रों में जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं वहां स्टूडेंट यूनियन, छात्र संघों का चुनाव के द्वारा निर्माण किया जाए, लेकिन शर्त ये रखी कि उन्हें राजनीतिक क्या है कि राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा जाए। आपने देखा होगा कि जो छात्र संघ हैं उनका, छात्र यूनियनों का जो आपका देखा होगा कि जो छात्र यूनियन होते हैं, आपने देखा जो विश्वविद्यालय की तमाम समस्याएं होती हैं, प्रत्येक महाविद्यालय में आपने देखा बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं लाइट नहीं होती है, कहीं पुस्तकालय हैं, पुस्तकालय में किताबें नहीं हैं, किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं। तो इसके लिए इन प्रॉपर बात, कई बार आपने देखा होगा कि छात्रों को अपनी डेट बढ़ानी होती है, कई बार फीस वृद्धि हो जाती है। तो इन सब के लिए क्या होना है, इन सब को मांगों को उठाने के लिए जो शासन प्रशासन या महाविद्यालय के प्रशासन, विश्वविद्यालय के प्रशासन, इसकी बात को रखने के लिए एक छात्र यूनियन का क्या किया जाता है, आपका गठन किया जाता है, जो छात्रों की समस्याओं को समय समय पर आपका विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन और यहाँ तक कि शासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, इन सब को क्या करे कि अवगत कराइए कि हमारे महाविद्यालय में पुस्तकालय नहीं है, हमारे महाविद्यालय में पानी की समस्या है। इसके लिए क्या किया जाए, छात्र संघ यूनियन का गठन किया जाए। लेकिन छात्र संघ यूनियन को स्पष्ट कहा कि किससे दूर रखा जाए, आपका राजनीतिक दलों से दूर रखा जाए। कितनी अच्छी रिकमेंडेशन आपका कौन दे रहा है, विश्वविद्यालय आयोग ने दी है। अगला, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रोक्टोरिया बोर्ड बनाए जाए, छात्र प्रशासन कार्यों को प्रशिक्षित किया जाए। कह रहे हैं कि छात्रों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाए जाए, जहां पर क्या किया जाए कि छात्रों के अंदर प्रशासनिक गुणों का क्या किया जाए, आपका विकास किया जाए। तो साथियों, इससे आगे देखेंगे कल, लेकिन एक बार आप देखिएगा कि इन्होंने आज के जो हमने वीडियो पढ़ा, इसमें आपने ये तो सारी चीजें देखी, लेकिन इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण, दो फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों। एक क्या है कि उच्च शिक्षा में जो आपका शिक्षण दिवस है वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए आपका 180, उसमें कितने छोड़ के, आपका परीक्षा के दिनों को छोड़कर। दूसरा इसमें क्या आता है कि उच्च शिक्षा में जो प्राध्यापक, जो शिक्षक, एक सप्ताह में कितने घंटे उसको कार्य करने हैं, तो आपका कितने घंटे, अधिकतम कितने घंटे कार्य करने हैं, 18 घंटे काम करने हैं।
तो मैं एक बार फिर आपको एक बार इसकी समरी बता देता हूं, इसलिए आपको क्या होगा कि बार बार जब आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो वो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। देखो, हम कर रहे थे राधाकृष्णन आयोग। ये प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण कमीशन है, जिसका गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया जाता है, 4 नवंबर 1939 को किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। इसमें आपका कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार हो गया, डॉक्टर जेम्स मॉर्गन हो गया, और डॉक्टर जेम्स डफ हो गया। ठीक है, ये क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाला पहला आयोग रहता है। क्लियर? ये किस चीज़ के लिए था, ये भी प्रश्न आता है। तो ये जो था, ये था आपका विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए था। ठीक है, इसने क्या किए कि आपका अलग अलग रिकमेंडेशनें दी, जिस रिकमेंडेशन में हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्णों पे हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। जिसमें इसने क्या क्या कि इसने सबसे पहले देखो दोस्तों, क्या है कि हमने कहा इसने 2 तरीके अपनाए। एक अपनाया क्या कि इसने 1000 प्रश्नावली तैयार की, और 1000 प्रश्नावली उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रश्नावली थी उसने लोगों के पास भेजा। उसमें से 600 लोगों ने क्या क्या उसको भर कर दिया। उसके बाद क्या है कि इसने विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम शिक्षकों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद क्या क्या कि बातचीत करने के बाद उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जो आपका कितनी पेज थी, 747 पेज की थी, जो कितने अध्यायों, 15 अध्यायों में विभक्त थी। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसको किस में रखा जाना चाहिए, समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। किस में रखा जाना चाहिए, समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इन्होंने दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने और भी रिकमेंडेशन दी। इसमें इन्होंने जैसे इन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का होना चाहिए, प्रास्नातक 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, शोध कार्य के लिए उन्होंने कहा कि न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी कि ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटी का गठन किया जाना चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इन्होंने दी। उसके बाद क्या है कि इन्होंने उच्च शिक्षा के उद्देश्य, मैंने देखा आपको बता दिए उच्च शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि स्नातक जो भाषा संबंधी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि स्नातक जो है वो अंग्रेजी और किस में दिए जाने चाहिए, हिंदी में दिए जाने चाहिए। जो स्नातक की पढ़ाई है वो अंग्रेजी या हिंदी में दी जानी चाहिए, ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या कहा इन्होंने। और एक रिकमेंडेशन इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए क्या है कि उस बच्चे को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि जो बच्चा क्या है कि 12वीं कर चुका हो, और जो आपका क्या है कि 18 साल की आयु को पूर्ण कर चुका हो, क्योंकि उसका मानसिक स्तर क्या है कि उच्च शिक्षा लेने के लायक तभी बन पाता है, और उससे पहले अगर बच्चा है तो उसका मानसिक स्तर जो होता है वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि जो आपका एक इसमें और महत्वपूर्ण फैक्ट था कि देखो, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संख्या है वो अधिकतम 3000। ठीक है, उससे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उसमें अधिकतम कितने, 1500। क्लियर, ये भी उन्होंने कहा। एक और था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, हाँ, कार्य दिवस। देखो, ये वाला मैंने कहा कि जो आपका उच्च शिक्षा में जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या है कि आपका कितने कार्य दिवस होने चाहिए। तो साथियों, उनके लिए कार्य दिवसों की मैं बात कर रहा था, तो आपका अधिकतम कितने हैं, अधिकतम जो हैं कि 180 दिन उनको क्या है कि शिक्षण कराना है। और नहीं, 180 दिन नहीं, शिक्षण जो कार्य दिवस है उच्च शिक्षा में, जो क्या है परीक्षाओं को छोड़कर जो शिक्षण कार्य के लिए कार्य दिवस हैं वो कितने होने चाहिए, 180 दिन का होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि उच्च शिक्षा में जो स्नातकोत्तर या प्रास्नातकोत्तर में या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें विभागों में क्या होना चाहिए, आपका गोष्ठियों का, इन सब का आयोजन होना चाहिए, ताकि इससे छात्रों के अंदर विचार, तर्क, सोच समझ, इस प्रकार की भावना का क्या हो सके, आपका विकास हो सके। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट इसमें जो कहा कि 1 सप्ताह में अधिकतम जो शिक्षक होगा उसके लिए 18 घंटे का क्या होना चाहिए, आपका 18 घंटे का आपका क्या होना चाहिए, अधिकतम 18 घंटे उसको पढ़ाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने दोस्तों इन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी बात की। विद्यार्थियों के लिए
जैसे उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की गठित किया जाए, डीन ऑफ स्टूडेंट का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से साथियों इन्होंने बात की थी उच्च शिक्षा के कल्याण के लिए। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत और है, हम देखेंगे उस पर। उसके बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण एनसीसी को शुरू करने का कहा कि उच्च शिक्षा में क्या है कि एनसीसी को क्या करना चाहिए, आपका शुरू करना चाहिए। तो एनसीसी को शुरू करने का सुझाव भी इन्होंने दिया। तो साथियों जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो प्री है वो होना है अप्रैल में, और कई साथी ये कह रहे हैं कि अभी लंबा समय है। ठीक है साथियों, समय को व्यतीत होने में कुछ भी टाइम लगता है, कब आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्री हो जाए आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो साथियों इसलिए ऐसा है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और आपको सबको पता है कि सिलेबस भी विस्तृत है। इसलिए आपको क्या करना है कि पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और साथियों मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम को निकालने की ठोस रणनीति यह होती है कि आप क्या कीजिएगा कि एक चरणबद्ध और नियमित सतत प्रयास, और नियमित ऐसा नहीं कि आप जब पेपर आ रहा है पूरे दिन में आपका 18 घंटा पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपका पूरा जो सिस्टम होता है वो पूरा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आपका स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, आपको जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपको दिक्कतें आने शुरू होंगी। तो इसलिए साथियों आपको क्या करना है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की एक चरणबद्ध तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कह दूं कि आप एक कुशल रणनीति के तहत तैयारी कीजिएगा। देखो कुछ लोग आपको डिमोराइजेशन कर रहे होंगे, प्रवक्ता में इतने कम पद हैं, इतने कम पदों में कैसे होगा। साथियों निकलने वाले छात्र के लिए एक पद भी काफ़ी होता है, और ये एग्जाम्पल हमने देखा है साथियों कि एक पद पे हमारे एक साथी थे जिन्होंने देहरादून में जनरल का एक पद था, और जनरल के एक पद पर वो भी ग्रुप सी में। यहाँ तो आप ये मानेगा कि साथियों अपने अपने सब्जेक्ट का कंपटीशन है, हिंदी का हिंदी वाले से, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, वहाँ जनरल कंपटीशन था। और उस साथी ने, हम उसकी मेहनत को सलाम करते हैं, उसने एक पद पर क्या किया कि फाइट की। अगर वही भी यही सोचता कि इतने कम पद हैं मैं कैसे निकालूंगा, भरने वाले इतने हैं, पहले ही डर जाता, तो दोस्तों वो नहीं निकाल पाता। लेकिन उस बंदे ने एक पद पर फाइट की और एक पद पर आपका नौकरी लगी। हमारे बीच का आम छात्र था और हम उससे प्रेरणा लेते हैं। तो साथियों इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि पद कम है, आपका नहीं होगा, प्रवक्ता में पहला इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, फिर 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, ये आपको दिग्भ्रमित करने वाले हैं, ये आपको नकारात्मक बना रहे हैं। साथियों 4800 ग्रेड पे है प्रवक्ता की, और इतनी अच्छी नौकरी प्रवक्ता की कि आप प्रवक्ता बन जाएं, तो उसके अलावा मैं मानता हूं कि इतने सुकून की नौकरी, और उस नौकरी में आप एक समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे वो बच्चे कल के दिन देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और प्रवक्ता जैसी नौकरी के लिए आप लोगों के लिए इतनी कठिन और इतना अच्छे तरीके से मेहनत आज से करनी चाहिए। 4 बजे उठना चाहिए साथियों, और पढ़ना चाहिए। ठीक है, किताबों को पढ़ो, नोट्स बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं, कोई कहता है सर मैं आर्थिक संसाधन दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप पुरानी कॉफ़ी लीजिएगा मार्केट से, 10 रुपए की इतनी मोटी कॉफ़ी आ जाती है, जिसके वो लिखिएगा, 2 रुपए की पेन आती है, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, लाइब्रेरी जाइएगा, वहाँ से किताबों से नोट्स बनाने की आदत डालिएगा। दिन दिन बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिएगा, चीज़ें ज़्यादा याद आपको तब होंगी। और जब आप ये कहेंगे कि नहीं होगा, नकारात्मक चीज़ें फैलाएंगे, तो दोस्तों तब संभव नहीं है। देखो मैं आपको आज कह रहा हूँ, जब तक व्यक्ति से खुद से नहीं हारा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती है। समस्याएं दोस्तों सबके साथ है जीवन में। जब मनुष्य जीवन है तो यहाँ सुख भी है, तो यहाँ दुख भी है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप उन समस्याओं से कैसे निजात पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य वो नहीं दोस्तों, मनुष्य वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी उठ के खड़ा होता है। और मनुष्य वो नहीं दोस्तों कि जो परिस्थितियों का रोना रोए। दुनिया उसी को सलाम करती है जो आपका सफलता की बुलंदी को छूता है। और देखो दुनिया दोस्तों, आपने देखा होगा दिल्ली में आईएएस करने वाले, आईएएस जो जिसने आप 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, 8 बार दिया, और 9वीं बार में निकला, तो दुनिया उसको क्या करती, वाह। और जो व्यक्ति
8 बार मेहनत करने के बाद में 1 नंबर से रह गया, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए साथियों, मेहनत कीजिए, वक़्त आपके हाथ में, मुट्ठी आपके हाथ में, कब समय निकल जाए कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों को खड़ा उठकर, जब तक मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती है जब तक आप खुद से नहीं हारे। और जिस दिन दोस्तों आप खुद से हार गई, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी, किसी भी मंदिर, किसी भी मठ, कहीं भी चले जाइए आप, या कितना भयंकर मोटिवेशन भी आपको दिया जाए, कोई नहीं जिता पाएगा। इसलिए अपने अंदर की पावर, अपने अंदर के निर्णय को समझें और आगे बढ़ें। आप निश्चय जीते होंगे और सफलता निश्चित जीत होगी और सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इसलिए लगातार सतत प्रयास कीजिएगा। और मैं एक बात कह रहा हूँ, सरस्वती अपना उधार किसी पे नहीं रखती है, सफलता ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। नमस्कार।